तो नेपाल का जेएनजी आंदोलन के पीछे कारणों की व्याख्या करनी, क्या रीजन था वहां पे, तो ये बताओ। तो सबसे पहले इंट्रो में वो लिखो जो जब शुरुआत हुई थी उसकी, कब हुई थी, 7-8 सितंबर, 8-9 सितंबर के आसपास की घटना है वो, है ना। करंट घटना के साथ इंट्रो लिखो, सबसे बेस्ट है कि क्यों शुरुआत हुआ था वो लिखो। दूसरा, बॉडी पार्ट में सबसे पहले कारण बताओ। तो कारण बहुत सारे हैं वहां पे। कारणों में आप सबसे पहले कारण लिखो भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार सबसे बड़ा कारण है वहां पे। दूसरा कारण है राजनीतिक अस्थिरता, सरकारें बहुत जल्दी बदलती है, राजनीतिक अस्थिरता बहुत ज्यादा है वहां पे। तीसरा कारण था बेरोजगारी, सबसे बड़ा कारण है युवाओं के अंदर बेरोजगारी। वहां की बेरोजगारी दर लगभग 12 से 15% के आसपास है, डेटा देके लिखो। और तात्कालिक कारण लिखो। तात्कालिक कारण में क्या है, वो जो उनके राजनेताओं के जो बेबी, जो सोशल मीडिया पे महंगे महंगे सामान की तस्वीरें वो डाल रहे थे, तो जो युवा है उनको फील हो रहा था कि यार ये लोग देखो कितनी वो कर रहे हैं। तो ऐसे करके उनके कारण बताओ, 3-4 कारण। ठीक है। अब ये बताओ कि इसका भारत और नेपाल के संबंधों पर क्या प्रभाव होगा। तो दो प्रभाव हो सकते हैं। पहले सकारात्मक प्रभाव बताओ कि हो सकता है मतलब वहां पे लोकतंत्र आए और उससे भारत और नेपाल के संबंध मधुर हो जाए। ठीक है। तो पहले आप राजनीतिक संबंधों को अच्छा बता सकते हो, कूटनीतिक संवाद उनकी बात कर सकते हो पॉजिटिव रूप से। आप बात कर सकते हो कि हमारी सीमा सुरक्षा है, हमारे सामाजिक सांस्कृतिक जो संबंध है वो मधुर होने के चांसेस है। दूसरा नेगेटिव पक्ष भी है कि थोड़ा सा हो सकता है कि बॉर्डर सिक्योरिटी ये इशूज खड़े हो जाए वहां पे, मानव तस्करी से लेकर हथियारों की तस्करी ये बढ़ जाए, क्योंकि इनस्टेबिलिटी है वहां पे, परमानेंट गवर्नमेंट नहीं है वहां पे, तो नेगेटिव इंपैक्ट भी इसके पड़ने वाले हैं। कंटेंट बहुत तगड़ा, मैंने पूरी कोशिश की है आज आपको नया मिल जाए सब कुछ, है ना। इसमें ज्यादा टेंशन मत लेना, मॉडल आंसर पढ़ना आराम से। तो सबसे पहले देखो इंट्रो चेक करो अपना। इंट्रो आपने करंट घटना के साथ लिखा है, वो अच्छा माना जाएगा इसके अंदर। जैसे 8-9 सितंबर 2025 को नेपाल के आधुनिक राजनीतिक इतिहास में एक सबसे बड़ी ये घटना हो गई थी, मतलब जहाँ पे जेनजी जनरेशन ने क्या किया, जो वर्तमान सरकार है उसका तख्ता पलट कर दिया एक तरह से, और आधुनिक लोकतंत्र की ऐसा कहते हैं शुरुआत ये मानी गई है। ठीक है। तो एक बेसिक इंट्रो, बढ़िया से इंट्रो आपने दिखाया। अच्छा, आप लोग है ना फॉर्मेटिंग पे अभी भी नहीं काम कर रहे हैं। मैं इतने मॉडल आंसर हाथ से बना के आपको क्यों दे रहा हूँ। मैं चाहता तो आपको ये गूगल से, चैट जीपीटी से बना के कंटेंट वो टेक्स्ट वाला दे देता, लेकिन क्यों दे रहा हूँ फॉर्मेट। ऐसा फॉर्मेट एग्जाम में यूज करना आपको, ये इफेक्टिव फॉर्मेट है, वन ऑफ द बेस्ट फॉर्मेट है। थोड़ा फॉर्मेट अपना सही रखें। आधा काम तो फॉर्मेट में छुपा है आपका। यदि आप सही से फॉर्मेटिंग करते हो आंसर की, एग्जामिनर वही इंप्रेस हो जाएगा आपसे। फॉर्मेटिंग सही करो अपनी, बहुत सारे बच्चे फॉर्मेटिंग अभी सही नहीं कर पा रहे हैं। चलो, पहला है उसके कारण, जो पहले डिमांड थी, तो हेडिंग लगाओ ना प्रॉपर। बच्चे हेडिंग नहीं लगाते, पता नहीं क्या करते हैं ऐसे। तो सबसे पहले प्रॉपर हेडिंग यूज करो इसको। आप में से बहुत सारे बच्चे अभी यूपीपीसीएस का मेंस देने वाले हैं। ये कंटेंट इतना रिच कंटेंट है, आपको इतना काम आ जाएगा। वीडियो क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, आराम से देख लो इनको। इतना इनोवेशन है इसके अंदर, आप वहां लिख के तो आओ एक बार, कितने नंबर आएंगे फिर आपके। तो कारण क्या है, सबसे पहले नौकरी और अवसरों में कमी। हमने पहली हेडिंग दी। अब हमने एक अपनी बात लिखी कि यार ये वहां पे संकट है, रोजगार का संकट है, महंगाई का संकट है। जो भी आपने बात लिखी, मेन पॉइंट दिया, उसको बॉक्स में फिट किया ऐसे, है ना, या ब्लैक पेन से लिखा आपने। बाद में उस बात को साबित करो। अब आपने जो बात बोली ना, उस बात को साबित करो। साबित कैसे करोगे, विथ डेटा, तर्क, लॉजिक। तो जैसे वहां के जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है, उसके अनुसार नेपाल की जो बेरोजगारी दर है इतनी चल रही है अभी। ये डेटा देखे लिखा आपने, ये लिखा। तो जब बेरोजगारी और आर्थिक असमानता, विषमता आएगी तो जनता क्या करेगी फिर, जनता आरोप लगाएगी सरकार पे, सरकार ऐसा काम नहीं कर रही है। और वहां के तो राजनीतिक दल या उनके नेता आप जानते हो क्या कर रहे थे, इतना ज्यादा भ्रष्टाचार हो गया था। तो उनके अंदर एक निराशा थी, जेनजी जनरेशन में। उच्च स्तर का वहां पे भ्रष्टाचार, जैसे 2024 की जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है, उसके अंदर भ्रष्टाचार रैंकिंग में नेपाल की रैंक 107 के आसपास है, मतलब काफी ज्यादा भ्रष्ट वहां की समस्या है। तो आपने एक बात लिखी, उसका डेटा देके आपने उस बात को साबित किया कि ऐसा हो रहा है। ये इसको बोलते हैं लॉजिकल विश्लेषण। सामान्य स्टेटमेंट मत लिखो, विथ लॉजिक डेटा के साथ अपनी बात करो। ठीक है। तीसरा पॉइंट, सोशल मीडिया पर जैसे ये हुआ था, सोशल जो तात्कालिक कारण रहा था, सोशल मीडिया पे प्रतिबंध लगा दिया उन्होंने। दूसरा, जो उनकी जो नेपो किट वगैरह है उनकी बातें आप लिख सकते हो। तो उनके नेताओं की बहुत महंगे महंगे सामान की फोटोएं डाल रहे हैं, तो ये काफी भड़काने वाला था उनमें। ये रोज तो मतलब असंतोष तो बहुत दिनों से चला रहा था उनमें, लेकिन ये तात्कालिक कारण बना उनका। साथ में कुछ अच्छे लीडरशिप क्वालिटी भी, युवा कुछ लीडर मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से वो इसको कर रहे थे। ठीक है। 3-4 पॉइंट लिखे, उसके बाद में आते हैं कि इसके भारत के इन संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो सबसे पहले सकारात्मक संबंध दिखाओ, सकारात्मक प्रभाव दिखाओ। तो एक उम्मीद जगती है युवाओं से। युवा क्या सोचता है, हमेशा तार्किक सोचता है, रेशनल सोचता है।
और उसको पता है कि जैसे भारत के बारे में वो हमेशा सही सोचेगा, भारत ने हमेशा नेपाल का साथ दिया है। उसको ये भी पता है कि यदि वो चाइना के पक्ष में जाएगा तो चाइना उसकी क्या कर देगा, हालत खराब कर देगा, उसको डेप जो कर्ज जाल है उसमें फंसा लेगा, या कल को जाके हड़प लेगा। जैसे तिब्बत पे इन पे ये कब्जा किया है तो कल को जाके नेपाल को भी खतरा है। तो युवा जो है ना, जेन जी जनरेशन, वो समझती है कि कौन उसके लिए ठीक है, उसका नेशनल इंटरेस्ट क्या है वो अच्छी तरीके से समझते हैं। तो यदि नेपाल की भलाई है तो वो भारत के साथ छुपी है, नो डाउट इसमें, क्योंकि भारत कितना सपोर्ट करता है। तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं भारत विरोधी जो नेरेटिव आ रहा था वहां पे, कई बार वहां पे कम्युनिस्ट सरकार होती है मान लो, तो उसका चीन के साथ अच्छा संबंध देखने को मिलता है, भारत के साथ कई बार मामला गड़बड़ा जाता है, फिर भारत के साथ मधेसी वाला मामला, काला पानी नदी वाला मामला, कितने ऐसे मुद्दे चर्चा में रहते हैं नेपाल को लेकर। नहीं, प्रिया अग्रवाल जरूरी नहीं है कि नेगेटिव आप पहले लिखो, आपकी मर्जी है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिखो इसमें, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा पहले वो आना चाहिए इसके बाद में आना चाहिए। वो एक देखने का नजरिया है मेरे हिसाब से। तो भारत के लिए रणनीतिक अवसर बढ़ेंगे अब, कहीं ना कहीं जो चीन का प्रभाव हो रहा था उसमें कमी आएगी और विश्वसनीयता भारत के प्रति इनमें बढ़ने वाली है। भारत और नेपाल के आर्थिक सहयोगी बढ़ेंगे, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी यानी एनर्जी की बात करोगे, व्यापार की बात करोगे, शिक्षा, एजुकेशन, जितना भी चीजें हैं उनकी सबकी बात करोगे आप। सामाजिक सांस्कृतिक संबंध भी हमारे अच्छे होंगे, और वैसे भी दोनों के सांस्कृतिक संबंध तो बहुत पुराने हैं, दोनों का साझा मतलब संस्कृति और धर्म, धार्मिक संस्कृति आप देखते हैं उनकी, उन पे संबंध आएगा। नकारात्मक प्रभाव भी हो सकता है, जैसे चैलेंजेस आएंगे हमारे सामने, राजनीतिक अस्थिरता से कहीं ना कहीं सीमावर्ती जो मामले हैं वहां पे बढ़ेगा, वहां से नेपाल के रास्ते हथियार, ड्रग्स, ये सप्लाई बढ़ सकती है मतलब। कूटनीतिक चुनौतियां भी बढ़ेगी, कहीं ना कहीं स्थायी सरकार के साथ अब मतलब कब स्थायी सरकार वहां पे ढंग से बनेगी, भारत का राजनीतिक संवाद होगा वहां पे। घरेलू राजनीतिक पे मतलब कहीं ना कहीं नेपाल का भारतीय राजनीति भी प्रभाव पड़ सकता है, सीमावर्ती राज्यों में, या वहां पे इम्पेक्ट आ सकता है इसका। थोड़ा सुझाव देंगे कि वे फॉरवर्ड बताएंगे कि जैसे नेपाल की जो नई पीढ़ी है ना, वो मतलब मधुर संबंध चाहती है। भारत और नेपाल के जो आर्थिक संबंध है मजबूत है, आपने देखा होगा नेपाल के बहुत सारे अच्छे लोग जो है ना इंडिया में पड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो पढ़ी लिखी जनरेशन है, वो उसको पता है कि भारत का क्या महत्व है। राजनीतिक कूटनीतिक संवाद मतलब सही हो सकता है, सीमा प्रबंधन दोनों मिलकर एक साथ काम कर सकते हैं। तो वे फॉरवर्ड भी हमने इसमें बता दिया है। लास्ट में कंक्लूजन कि नेपाल की जनरेशन ये है, आंदोलन न केवल नेपाल को लोकतंत्र की नई शुरुआत मतलब इसमें हो सकती है, बल्कि भारत और नेपाल के संबंधों में भी एक नया मोड़ आ सकता है। ऐसे करके आराम से बताओ। तो अब देखो फॉर्मेटिंग और कंटेंट देखो एक बार है ना, यदि ये मॉडल आंसर आपने देखा, ऐसा आप प्रेजेंट करते हो, तो जितने नंबर मिलते हैं हाईएस्ट नंबर मिलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है इसमें। एकदम लिखवा के ले लो, ये बात चाहिए आप, नंबर मिलेंगे आप लोगों को। तो अपना आंसर चेक कर लो कि आपने क्या क्या कमी रखी है, कितना इतना सिंपल क्वेश्चन को भी यदि आपने जटिल बनाया ना, तो वो आप थोड़ा सा गलत दिशा में जा रहे हैं फिर। तो आपको इसको देखना पड़ेगा। भारत और मालदीव, भारत मालदीव का बरसों पुराना मित्र है, वर्तमान समय में मालदीव संबंधों का परीक्षण कीजिए। ये थोड़ा सा इजी है आपके लिए। तो इंट्रोडक्शन में डाल दो कि अभी भारत और मालदीव की लगभग 60 साल हो गए इनकी जो मित्रता की यात्रा है रिसेंटली, मतलब वो डेटा लिख सकते हो इंट्रो में। या कोई करंट घटना है, जैसे भारत के प्रधानमंत्री वहां की यात्रा की, ऐसे करके करंट घटना भी लिख सकते हो। तो इंट्रो तो इनका नॉर्मल रहेगा। ठीक है यार, में करंट हैपनिंग का आप लिखना कि हाँ ऐसा हुआ है कुछ। बाद में आप संबंधों का परीक्षण करना है। ठीक है, ये कोई डिमांड नहीं है, ये नॉर्मल बात है, संबंधों का परीक्षण इसमें करना है आपको। अब बॉडी पार्ट में ये चीज ध्यान रखना आप कि आपने दो तीन बातें लिखी नहीं लिखी, वो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले भारत और मालदीव के जो संबंध है वो बताओ, क्या क्या संबंध है भारत के। आप ऐसा ले सकते हो, कुछ ऐतिहासिक संबंध ले लो। ठीक है, जिसमें आपने वो कौन सा ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन 1988 के आसपास, यहाँ की जो सत्ता बचाई थी मतलब, ऑपरेशन देखेंगे क्या नाम है उसका, वो लिख सकते हो। ऐतिहासिक संबंध लिख सकते हो। ऐतिहासिक संबंध में कोई सामाजिक सांस्कृतिक संबंध है वो भी आप लिख सकते हो। दूसरा आप लिख सकते हो सुरक्षा संबंधी। अब सुरक्षा को लेकर आप जानते हो भारत और म्यांमार कई प्रकार के अभ्यास भी करते हैं, या कई सारी चीजों में आगे बढ़ रहे हैं दोनों। भारत ने म्यांमार की सुरक्षा के लिए कई सारे टेक्नोलॉजी भी उनको प्रदान की है। तीसरा मतलब आप कर सकते हो आर्थिक संबंध उनके कैसे हैं, उनको बताओ। जब भी आप किसी देशों के संबंध आए ना, तो उनको हमेशा ऐसे बता सकते हो, कूटनीतिक सामरिक संबंध बता सकते हो या कूटनीतिक संबंध बता सकते हो। अब सामरिक संबंधों में आप जानते हो दोनों की मतलब भारत और इनकी दोनों की सिचुएशन कहाँ पे, हिंद महासागर पे अवस्थित है ये। तो हिंद महासागर इन दोनों की लोकेशन मायने रखती है। यहाँ से बहुत सारे मतलब आप जानते हो कार्गो जहाज है या ऑयल के जो जहाज है वो गुजरते हैं। यहाँ पे समुद्री डकैती वगैरह वो भी होती है। चीन का भी यहाँ पे ईस्टर्न कोपल्स का प्रभाव पड़ रहा है, तो इसका काफी मतलब महत्व है। ऐसे करके 5-6 पॉइंट आपने पक्ष में लिखे कि हाँ दोनों के संबंधों में ये चीजें हो रही है। ठीक है,
डिफेंस से लेकर एनर्जी, आपदा प्रबंधन, पर्यटन को लेकर, मानव संसाधन विकास को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, जो जो पॉइंट आप आराम से लिखो, बहुत आराम से लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन साथ में चुनौतियां, चुनौतियां भी इसमें परीक्षण करना है ना, तो चुनौतियां जरूर लिखनी है। चुनौतियां क्या क्या है? सबसे बड़ी चुनौती तो अभी है चीन का जो उभार है, मतलब आप कह सकते हो चीन का विस्तार। चीन की जो मोतियों की धागाबंदी नीति है ना, उसका विस्तार यहाँ पे हो रहा है, तो उसका भी इम्पैक्ट देखा जा रहा है। दूसरी यहाँ पे कट्टरपंथी ताकतें जैसे ISIS, ये कट्टरपंथी इस्लामिक जो ताकतें, इसमें भी यहाँ पे काफी ज्यादा इनका रोल देखा गया है। तो भारत का आप जानते हो एक मूवमेंट हुआ था कि भारत को मतलब वहां से एक तरह से बॉयकॉट करने की बात चल रही थी, है ना, तो वो आप मुद्दे लिख सकते हो इसमें। ऐसे करके दो चार आप ये कर सकते हो इसमें। साथ में समाधान जरूर बताओ इसमें, समाधान या वे फॉरवर्ड जरूर बताओ आप कि क्या क्या समाधान हो सकता है, वे फॉरवर्ड बताओ। तो इसके अंदर आप बताओ कि जैसे भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति है, नेबरहुड फर्स्ट, ठीक है, नेबरहुड फर्स्ट नीति बताओ। इसके अलावा आप बताओ भारत का जैसे वो सागर मिशन है, आजकल उसको महासागर मिशन नाम दे दिया, उसमें भी भारत हिंद महासागरीय क्षेत्रों में समृद्धि की इनकी बात कर रहा है। अभी कोई मेरे टाइम यहाँ पे एक्सरसाइज हुई है उसकी बात करो, अभ्यास की बात करो, कोई संवाद और कूटनीति इनकी बात करो, डिप्लोमेसी इनकी बात करो, ठीक है। ऐसे करके वे फॉरवर्ड भी बताओ। तो ये क्वेश्चन कितना इजी हो गया आपके लिए। सबसे पहले अच्छे संबंध बताए, फिर चुनौतियां बताई, और फिर बाद में वे फॉरवर्ड बताया। यानी 3 डायमेंशन आपने इसमें कवर किए, तो आपका आंसर बढ़िया है, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल के साथ में। हाँ, इंडिया आउट कैंपेन, वो ऐसे कीवर्ड जरूर लिखने हैं, जो मेन कीवर्ड है वो आपको लिखने पड़ेंगे, नहीं तो फिर नंबर नहीं आएंगे। जो इस क्वेश्चन के मेन कीवर्ड होते हैं वो जरूर लिखें आप। मॉडल आंसर देख लेते हैं एक बार, मिला लेना अपना आंसर फिर। जैसे भारत मालदीव राजनीतिक संबंधों की भी 60वीं वर्षगांठ मना रहा है, ठीक है, और इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने मालदीव की यात्रा की। यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इंडिया आउट कैंपेन के बाद में वहां पे ये उनकी पहली यात्रा है, तो ये काफी मामले चल रहे हैं, ठीक है। तो ये कीवर्ड आपके जैसे इंडिया आउट कैंपेन, ये कीवर्ड आपका, ये कीवर्ड है 60वीं वर्षगांठ अभी बना रहे हैं राजनीतिक संबंधों की, है ना। ऐसे करिए, ये कीवर्ड होते हैं जिनको आप मिस नहीं कर सकते हो। अच्छे अच्छे कीवर्ड लिखो और उनको अंडरलाइन करो, जैसे मैं भी तो कर रहा हूँ ब्लैक पेन से, वहां मैनेज हो जाएगा, सब मैनेज हो जाता है। ये आपकी क्षमताओं पर डिपेंड करता है, जैसा सोचोगे वैसा बन जाएगा। आप ये सोचो कि दोनों पेन मैनेज नहीं कर पाएंगे, मैंने किया लास्ट ईयर, उससे पहले भी किया, मैनेज मैनेज हो जाते हैं। कोशिश करो मैनेज करने का, अपने 3 घंटे के अंदर ये सारी चीजें मैनेज हो जाएगी आराम से। एक बढ़िया सा जियो का मैप बनाओ, ठीक है, मैप में दिखाओ कि भारत, और क्योंकि यहाँ से बहुत सारे आप जानते हो, जैसे इस क्षेत्र की बात करें, इस क्षेत्र के अंदर जैसे यहाँ पे स्वेज नहर है, स्वेज नहर और बाबल मंदिर जो जल संधि यहाँ पे है। इसके अलावा इधर देखोगे आप हॉर्मुज जल संधि यहाँ पे है। इसके अलावा यहाँ पे मलक्का जल संधि, वो भी दिखा सकते हो। और यहाँ से मतलब बहुत सारी चीजें गुजरती है, यहाँ से जो जहाज गुजरते हैं, मान लो इस रीजन से, है ना, इंडिया से भी इस रीजन से गुजरते हैं, इधर से भी जहाज गुजरते हैं। तो ये जियोपॉलिटिक्स के दृष्टिकोण से आप एक मैप बना सकते हो, मैप दिखाना चाहिए। IR के क्वेश्चनों में आप कोशिश करो वर्ल्ड का मैप बना दो, चाहे वो भारत मालदीव हो, भारत नेपाल हो, भूटान, ये संबंधों में एक मैप जरूर दिखाओ, उससे आपका आंसर और बढ़िया लगेगा। ठीक है, अब दोनों के संबंध क्या क्या है, भू राजनीतिक संबंधों को दिखाओ पहले, दोनों की लोकेशन कहाँ पे, अभी हमने दिखा दी। इसके अलावा जैसे हिंद महासागर में काफी मतलब आप कह सकते हो समुद्री मार्ग को लेकर, सुरक्षा को लेकर दोनों काम कर रहे हैं। चीन का जो प्रभाव बढ़ रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं संतुलन करने की बात चल रही है। आर्थिक संबंध दिखाओ, भारत 2023 में मैं इसका मालदीव का कितना व्यापार हो रहा है, द्वीपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पहुंच गया है। डेटा देके लिखो अपनी बात को, मेन पॉइंट लिखो, देखो इस तरीके से प्रेजेंट करो, आराम से सुंदर सुंदर प्रेजेंट करो। ऐतिहासिक संबंध बता सकते हो, ऑपरेशन कैक्टस 1988, वो आपने बताया थोड़ा सा, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का अपना पार्ट है, ठीक है। आतंकवाद इनको रोकने के लिए, या जो समुद्री डकैती है उसको रोकने के लिए कई बार प्रयास होते हैं यहाँ पे, उनको आप बता सकते हो। पर्यटन को लेकर, आपदा प्रबंधन को लेकर बता सकते हैं। द्विपक्षीय संबंधों की चुनौतियां बता सकते हो, जैसे चीन का प्रभाव, चीन की जो स्ट्रिंग ऑफ पल्स, ये IR के कीवर्ड है जिनको आप मिस नहीं कर सकते हो, जैसे चीन की स्ट्रिंग ऑफ पल्स रणनीति, मोतियों की धागाबंद नीति जिसको हिंदी में बोलते हैं। स्ट्रिंग ऑफ पल्स लिखो, ऐसे लिखो उसको, मोतियों की धागाबंद मत लिखो, ऐसे लिखो स्ट्रिंग ऑफ पल्स रणनीति। कट्टरपंथी ताकतें हैं, भारत विरोधी भावनाएं हैं, इंडिया आउट कैंपेन है, ये सब चीजें क्या है, चुनौतियां हैं। फिर वे फॉरवर्ड बताओ क्या क्या हो सकता है, कनेक्टिविटी योजनाओं को लेकर, जैसे ग्रेट माली योजना है, मालदीव की आर्थिक मदद कर भारत ने हमेशा की है,
सुरक्षा सहयोग की बात कर सकते हैं, सॉफ्ट कूटनीति जिसमें पर्यटन, मूवीज, ये सब वहां पे हो सकता है। बढ़िया किशन, आपने अच्छा लिखा है, ठीक है। तो बताओ, ऐसा किया ना आप लोगों ने, मतलब ये होता है लिखने का तरीका। ये वन ऑफ द बेस्ट आंसर है, मतलब मुझे खुद को ऐसा फील होता है कि हाँ यार, ऐसा कंटेंट बच्चे लिखते हैं या उनको ऐसा कंटेंट मिलता है तो नंबर आने से कोई रोक नहीं पाएगा। आप लोग ऐसा प्रयास कर लो, देखो करंट अफेयर हमेशा ध्यान रखो, करंट अफेयर को अपडेट रखो चीजों को, और लिख के आओ, फिर नंबर लेके आओ। इस क्वेश्चन में तीन डिमांड है। पहली डिमांड है कि हिंद महासागर में पसंदीदा सुरक्षा साझेदार कैसे है, दूसरा है इसकी चुनौतियां क्या है, और तीसरा है इसके प्रयास क्या है। तो आपने यदि तीन डिमांड पे किया होगा इसको, सबसे पहले इसको समझो कि भारत अभी हिंद महासागर में एक पसंदीदा सुरक्षा साझेदार क्यों है, कैसे है। तो आप बिल्कुल बता सकते हो भारत की लोकेशन, स्ट्रेटेजिक लोकेशन भारत की कहाँ पे है, उसको आप बता सकते हो। कई सारे मुद्दों पे बात करेंगे, 4-5 पॉइंट हो जाएंगे इसके। दूसरा, इसकी चुनौतियां क्या क्या, चुनौती, सबसे बड़ी चुनौती आप देख रहे हो चाइना, सबसे बड़ी चुनौती है। आजकल भारत और यूएस के संबंध भी थोड़े से अलग टाइप के हैं। एक समय यूएस क्वाड के माध्यम से हिंद प्रशांत महासागर में रुचि ले रहा था, आज रुचि ले रहा है वो रूस यूक्रेन में। ये भी एक चैलेंज है। भारत के क्या क्या प्रयास हो रहे हैं, भारत के मतलब आप कह सकते हो सिक्योरिटी को लेकर क्या प्रयास हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या क्या प्रयास हो रहा है उसको लेकर। ठीक है, मॉडल आंसर पे आते हैं, उससे देखते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा। बस क्वेश्चन की डिमांड एक्सप्लेन करना जरूरी है। तो जैसे अभी हाल ही में रक्षा मंत्री ने नई दिल्ली में नौसेना कमांडरों के दूसरे सम्मेलन में कहा कि भारत को अब हिंद महासागर क्षेत्र में एक पसंदीदा सुरक्षा साझेदार के रूप में देखा जा रहा है या देखा जाता है। इंपॉर्टेंट है भारत की भूमिका, कुल मिला के भारत का यहाँ पे रोल बड़ा है। ठीक है, यदि आप करंट मैगजीन ये सब पढ़ रहे हो तो मैंने कंटेंट वहीं से लिया है, ये उसमें चर्चा में था, तो ऐसा आ सकता है क्वेश्चन। इसका क्या महत्व है, सबसे पहले थोड़ा सा बताते हैं इसका महत्व क्या है। तो जैसे भारत, अपन देखेंगे भारत की लोकेशन हिंद महासागर पे है, इंपॉर्टेंट देश है यहाँ पे, तो यहाँ से आप देखोगे बहुत सारे विश्व का 33% जो कार्गो है, इसके अलावा जो ऑयल शिपमेंट है यहाँ से गुजरता है। इस क्षेत्र का महत्व है, रणनीतिक रूप से महत्व है। प्राकृतिक संसाधन इस क्षेत्र में बहुत अच्छे हैं। स्ट्रेटेजिक पॉइंट स्वेज से लेकर हरमुज मलक्का, ये इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। ठीक है, अब भारत क्यों ये पसंदीदा सुरक्षा साझेदार बन रहा है, कैसे है। तो जैसे भारत ने एक रणनीति लेकर आया था, भारत महासागर रणनीति, यानी भारत के जो इस क्षेत्र में हिंद महासागर के सीमा वाले क्षेत्र है उनके साथ किस प्रकार भारत स्ट्रेटेजिक प्रयास कर रहा है। अभी भी खराब थोड़ी है यार, वो ये सब तो ठीक है, बच्चे अभी भी मैसेज कर रहे हैं। कई बच्चे पीछे चलते हैं ना क्लास में, शायद उनको बाद में आती होगी वॉइस खराब। ठीक है, जो बच्चे लेट क्लास देखते हैं वो कमेंट मत करा करो वॉइस के लिए, तब तक सही हो जाती है। तो ये पॉइंट बताया, नौसेना शक्ति जैसे देखोगे आप, समुद्री पायरेसी को रोकने के लिए भारत बहुत से यहाँ पे, जैसे मालाबार युद्ध अभ्यास है, कई सारे प्रोग्राम कर रहा है यहाँ पे। इंडिया मतलब इंटरेस्ट ले रहा है, इंडिया यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइडर आप कह सकते हो। अच्छा है, रक्षा कूटनीति भी आप देखोगे, जैसे यहाँ पे शीतवीर पतन म्यांमार में भारत का रोल है, तटीय रडार मॉरिशस है, श्रीलंका है। तो भारत मतलब प्रयास कर रहा है वो इस चीजों को लेकर। दूसरा, इसमें चुनौतियां बाधाएं क्या है, क्योंकि 150 वर्ड का है तो ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है आपको। संसाधनों का अभाव है, जैसे भारत के पास यदि हम नौसेना इन युद्ध पोत की देखें, चाइना के मुकाबले बहुत कम है हमारे पास। चाइना के पास 350 है। इवन इस मामले में तो चाइना मतलब काफी टक्कर दे रहा है यूएस को। चीन का जैसे श्रीलंका, मालदीव, वही स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स काफी इसका इंपॉर्टेंट है। अमेरिका जैसे, इसमें अमेरिका की नीति में भी काफी बदलाव आया है हिंद महासागर इनको लेकर। गैर पारंपरिक खतरे जैसे आप कह सकते हो आतंकवाद है, तस्करी है, समुद्री लुटेरे हैं, ऐसी कई सारी चीजें ये हो रहा है, इसको आप बता सकते हो। इंपॉर्टेंट कुछ पहल भी बताओ कि भारतीय और क्या मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पहल ला रहे हैं इनको लेकर। जैसे इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन जो संगठन है उसको लेकर बात कर सकते हो आप। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी है, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट इंडिया चला रहा है इसको लेकर। हिंद महासागर तटीय अवसंरचना निर्माण है। तो ऐसे करके आपने आराम से इसको हैंडल कर लिया, 2-3 डिमांड थी, इसको आराम से एड्रेस कर लिया आपने।